मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद AIMIM के सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे जो भरोसा जताया है, मैं अपनी पूरे दमखम, सकत, सलाहियत और रिसोर्सेज के साथ पूरा करने की कोशिश करूँगा। और साथ में जो AIMIM के जो ज़िम्मेदार हैं, तो औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इम्तियाज़ जलील साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनिर्वाचित दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब। कलीम भाई, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है, MIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी, यानी संपूर्ण भारत की इत्तेहाद कहते हैं यूनाइट होने को जी, मजलिस कहते हैं पार्टी को जी, और मुस्लिमीन जो भारतीय मुसलमान हैं जी, यानी वो तबका जो बहुत ही दबा कुचला और माइनॉरिटी में भी मुस्लिम्स हैं, उसकी आवाज़ उठाने वाली जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी। जिस तरह से दिल्ली में पिछले कुछ सालों से एक नई पार्टी का उदय हुआ है, आम आदमी पार्टी का, और ज़ोर शोर से लोगों ने आम आदमी पार्टी के झंडे को बुलंद किया और वोट दिया और आज सत्ता में है आम आदमी पार्टी। अगर आपको मजलिस की जिम्मेदारी दिल्ली की सौंपी गई है तो किस तरह से आप यहाँ काम करेंगे, क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, 2 दिन पहले मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है जी। तो सबसे पहला मरहला मेरे लिए इस पूरी मजलिस को दिल्ली में एस्टेब्लिश करना है जी, इंस्टॉल करना है जी। तो जाहिर बात है, इसको पहले स्ट्रक्चर बनाना है, इसकी इकाई बना करके, यानी मरकज़ से लेके और बूथ लेवल तक की इकाई बना करके वहाँ लोगों को फाइज करके उनको इंस्टॉल करना पहली जिम्मेदारी जी। फिर उसके बाद जो उनके मशवरे के साथ जो रणनीति तय होगी, वो रणनीति हम आपसे भी शेयर करेंगे और भी जनरल मीडिया से शेयर करेंगे। तो दिल्ली में पार्टी को खड़ी करने में आपकी किस तरह की चुनौतियाँ होंगी और आपकी पार्टी का एजेंडा क्या होगा? देखिए, दिल्ली में पार्टी मौजूद है जी। दिल्ली में मजलिस से मोहब्बत करने वाले लाखों लोग हैं जी, और हज़ारों की तादाद में कारकुनान हैं जी। सिर्फ पिछले कई साल से 2-3 साल से इसका सदर नहीं था जी, इसलिए वो उतना आपको नज़र नहीं आ रहा था जी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है कि जो मौजूदा कारकुनान हैं जी, उनको चैनलाइज करना और नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ करके पूरी कमेटी तश्कील करना जी। तो इसलिए चुनौती कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अलबत्ता इसमें मेहनत लगेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि दिल्ली में एक मुनज़्ज़म मजलिस आपको नज़र आएगी। पार्टी के अंदर मुस्लिमीन जो है, मुस्लिमीन का होने से क्या कुछ दूसरी कम्युनिटी जुड़ने से थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी हालिया का एग्जाम्पल लीजिए, गुजरात का गोधरा का जी। गोधरा में जो हमारा जो मेयर बना है जी, वहाँ पे जो 7 MIM के पार्षद थे जी, 17 और लोगों ने जो सपोर्ट दिया है, उनमें 5 गैर मुस्लिम जी। इसी तरीके से हमारे हैदराबाद में जो कॉरपोरेटर्स हैं, जो हैदराबाद में तारीखी एक कामयाबी वहाँ दोहराई जाती रही है पिछले कई मरतबा से जी, उसमें कई गैर मुस्लिम हमारे कॉरपोरेटर्स हैं। तो ये बात अब आम हो गई है, सबको समझ में आ गया है कि इसका नाम ज़रूर है AIMIM जी, लेकिन इसका काम प्योर सेकुलर, प्योर डेमोक्रेटिक और भारत के संविधान में यकीन रख करके जो पिछड़ा, दबा कुचला, गरीब, मजलूम, बेसहारा वर्ग है, और उसमें जाहिर बात है कि मुसलमानों का हिस्सा उसमें बड़ा है जी, तो इसलिए वो मुसलमान ज़्यादा नज़र आते हैं जी। लेकिन जितना भी हमारा पिछड़ा और दलित वर्ग है जी, महाराष्ट्र में भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया, बिहार में सपोर्ट किया, अब आप देखेंगे दिल्ली में भी सब लोग सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से आपने कहा महाराष्ट्र में सपोर्ट किया, महाराष्ट्र हो, बिहार हो या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी साहब छोटे पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली में भी जो छोटी जात के लोग हैं उन्हें आप पार्टी से जोड़ने के प्रयास करेंगे? देखिए, अभी तो मेरी जिम्मेदारी नदीम साहब पहले अपनी मजलिस को मुत्तहद करने की जी। सबसे पहले हमें मजलिस को इंस्टॉल करके पूरे कायम और दायम करके अपना काम शुरू करना है जी।
बाकी मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि हम अपने पार्टी के लोगों से और आला कमान से डिस्कस करके फैसले करेंगे। अगर उनकी ये मर्ज़ी होगी नीचे से और हाई कमान से दोनों की मर्ज़ी होगी कि भाई नहीं हमें और पार्टियों के साथ भी जाना है तो दूर जाएंगे। 2 दिन पहले आपको पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या लगता है कि किन वजहों से ओवैसी साहब ने आपको चुना? क्या आप पार्टी में पहले से सक्रिय थे या किन वजहों से आपको चुना गया? देखिए, एक तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो है ये एक प्योर डेमोक्रेटिक और सेकुलर पार्टी है। तो जाहिर बात है कि वो ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं कि जो इस भारत के संविधान यानी हिंदुस्तान के आइन में यकीन रखते हों और जिनका काम हो ज़मीन पर। ख़ास तौर से जो मेरे पिछले 20 साल का काम है, जो मैं तालीम के मैदान में और समाजी और ख़िदमत जो मैं अंजाम दे रहा था, और आर्टिकल भी आप अगर मेरे पढ़ते होंगे तो मैं पिछले 3-4 बरस से मैं ये बाकायदा लोगों को आह्वान कर रहा हूँ कि अभी अच्छे लोग सियासत में आएँ। और जो सियासत में खला हो गया है दिल्ली में, दिल्ली में क्या हुआ था कि जो भी पार्टी आई यहाँ पे उन्होंने माइनॉरिटी का और जो गरीब और बेसहारा लोग हैं उनका वोट तो लिया लेकिन उनको नज़रअंदाज किया। जब जब मौका आया उनको कुछ देने का, उनके डेवलपमेंट का, तो सारी पार्टियों ने उनको इग्नोर किया। तो उनको अब दिल्ली में वो खला हो गया जो आप देख रहे होंगे पिछले किसी बाई इलेक्शन में आपने नोट किया होगा कि पब्लिक जो है वो खासतौर से चौहान बागर की सीट पे कि आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। अब पब्लिक को मुतबादिल चाहिए। अब मुतबादिल जब तक नहीं होगा तो जाहिर बात है कि वो फिर वो पुरानी चीज़ पुरानी पार्टी के पास जा सकते हैं। तो इसलिए पार्टी का ये फैसला है कि हम पूरे ज़ोर शोर से दमखम के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। मुझ पर भरोसा जताया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और मुझ में क्या खूबी है ये तो बैरिस्टर साहब ही बता सकते हैं। मैं अपने बारे में इतना कह सकता हूँ कि मैं खाकसार, एक नातवा, बहुत ही एक कमज़ोर इंसान हूँ, लेकिन मेरे जो आज़्म, जो मेरा हौसला है वो ज़रूर इतना बुलंद है कि जो एक मोमिन में या एक कौम के रहबर में जो जो ख़यालात, जो जो उसके अज़ाइम होने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी वही अज़ाइम हैं। आने वाले साल में दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है, क्या आपकी पार्टी मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र हैं वहीं नज़र जमाएगी या पूरे दिल्ली पर फोकस करेगी? नहीं, अभी तो हम पूरी, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तो हम सिर्फ अभी अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करें उसके बाद पार्टी के जो हमारे नुमाइंदे होंगे उनसे फिर हम मशवरा करके कहाँ कहाँ हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। वो अगर कहेंगे पूरी दिल्ली में लड़ना है तो पूरी दिल्ली में लड़ा जाएगा। वो कहेंगे कि नहीं भी बहुत महदूद एरिया में लड़ना है तो महदूद एरिया में लड़ा जाएगा। क्योंकि लड़ना इतना माने नहीं रखता, माने रखता है रिजल्ट। अगर हमारा सक्सेस रेट ज़्यादा हो, जैसे हैदराबाद में है 100% सक्सेस रेट है, अगर हम ऐसा चुनाव करें यहाँ पे कि उन्हीं सीट्स को लड़ें जिसको हम आसानी से जीत सकते हैं तो ये शुरुआत हमारे लिए अच्छी रहेगी। आप लोग भी कहेंगे कि भाई MIM का जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा रेट है। आपका जो बैकग्राउंड है वो शिक्षा से है। देखा गया है कि जब सरकार की कोई योजना बनती है, जब बजट पेश होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है और उसको ऊपर किया जाता है, लेकिन सरकारी उन योजनाओं का या उस बजट का कुछ ज़मीन पर नज़र कभी आता नहीं है। तो क्या जब आप सियासत में आने का एक मकसद ये भी है कि लोगों में अच्छी शिक्षा दी जाए? नहीं, शिक्षा तो देखिए मूल मंत्र है किसी भी समाज का, किसी सोसाइटी का, माशरे को ऊपर लाने के लिए अगर कोई वाहिद रास्ता है तो वो तालीम है। तालीम, अगर आप हमारे इस माशरे की भी बात करें जो दिल्ली का मुसलमान है वो अगर बैकवर्ड है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो तालीम याफ्ता नहीं है और उसको तालीम की सख्त ज़रूरत है। और उस तालीम की सख्त ज़रूरत के तहत हमने बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे मुतालबात इस सरकार से भी किए हैं और इससे पहले जो सरकारें थी कांग्रेस वगैरह की उनसे भी हमने किए हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब नंबर काम का आता है तो ये सब सरकारें एक सा रवैया रखती हैं और उसको 100% इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि इनका सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरह से बहला फुसला कर वोट ले लिया जाए। उसके बाद उनको ये एहसास करा देते हैं कि इनके पास अब कोई और मुतबादिल नहीं है, वहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ आएगा, या ए में नहीं जाएगा बी में जाएगा, बी में नहीं जाएगा सी में जाएगा। तो होता ये है कि वो वोटर भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इस बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी दिल्ली में कि हम एक मुतबादिल पेश करें और एजुकेशनल स्कीम्स क्या क्या हो सकती हैं दिल्ली जैसे सूबे के लिए उनको पेश करें। ख़ास तौर से अगर आपकी नॉलेज में हो तो हमने दिल्ली सरकार
जो मौजूदा सरकार है उसको भी हमने एक मॉडल पेश किया था जी। और वो भी मजलिस की बदौलत इस मुल्क में अमल में आया है। हमने कहा था कि जिस तरह से तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ के लिए फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशनल स्कीम है जी। उन्होंने 250 स्कूल बनाए हुए हैं जहाँ पे खाना रहना पढ़ना सब फ्री है जी। और उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ते, माइनॉरिटीज़ में मुसलमान के अलावा मुसलमान उसमें 60-65% है, बाकी और दूसरे लोग भी हैं जी, दूसरे मज़हब के लोग भी हैं। हमने कहा था आप तेलंगाना की तर्ज पर जी दिल्ली में भी वो स्कीम चलाइए जी, क्योंकि दिल्ली में जो मुसलमानों की तादाद है वो तकरीबन 40 लाख है जी, उसमें 20 लाख के करीब तो वो अथराइज्ड एरिया में रहता है, या यूँ कहिए कि पुराने एरिया थे वो अथराइज हो गए, लेकिन आधी आबादी अभी भी ऐसे एरिया में रहती है जो अनअथराइज है जी। वहाँ पे सरकारी इमारतें नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है जी। आपकी जितनी भी स्कीम है सरकार की वो सब सरकारी इमारतों में चलती है, सरकारी मौजूदा स्कूलों में चलती है जी। आखिर उन जगह का क्या होगा जहाँ पे सरकारी इमारतें और सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल नहीं हैं, वहाँ आप ये स्कीम कैसे पहुँचाएंगे? तो उसका हमने एक उनको मॉडल पेश किया, उन्होंने हमसे वादा भी किया कि हम करेंगे जी। उन्होंने बाकायदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमसे वादा किया जी, चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हमसे वादा किया जी, और उस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन अचानक वो काम बंद हो गया जी। क्यों बंद हो गया अब ये सरकार बताएगी क्या वजह है। और अगर वो 250 स्कूल तेलंगाना की तर्ज पर दिल्ली के उन अनथराइज इलाकों में, गरीब इलाकों में बन जाए जी, तो नदीम साहब इस दिल्ली के पिछड़े दलित मुसलमान या अल्पसंख्यक वर्ग की बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाए, क्योंकि जब आदमी एजुकेट होता है जी, तो वो न सिर्फ समाजी एतबार से ऊपर उठता है जी, उस आर्थिक एतबार से ऊपर उठता है, वो पॉलिटिकली एम्पावर होता है जी, और उसको फिर अपने हक समझ में आने लगता है और देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाता है। तो क्या लगता है सियासत में आकर जो अपनी बात आप सरकार से मनवाना चाहते हैं उसको मनवाने में तो आपको आसानी होगी? बिल्कुल आसानी होगी। यहाँ मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आने की वजह, ये जिम्मेदारी कबूल करने की जो असल वजह है वो यही है कि हमने बहुत सारी पार्टियों को, जितनी भी पार्टियाँ हैं हमने सबको आजमा के देखा, अलग अलग सूबों में हम देख रहे हैं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। हम सिर्फ कह कर रह जाते हैं, वो सिर्फ हमारी इलेक्शन के वक्त तो हमारी बात सुनते हैं, उसके बाद हमें इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का क्रेज़ देखा जा रहा है, लोगों में सस्ती फ्री बिजली, फ्री पानी, तो इस बीच MIM को जगह बनाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए MIM को मुश्किल इसलिए नहीं आएगी कि MIM एक प्योर डेमोक्रेटिक सेकुलर पार्टी है जी, और उस तबके की आवाज़ उठाती है जिसका कोई नहीं उठाता जी। ख़ास तौर से जो 2020 गुजरा है जी, वो तो दिल्ली के मुसलमानों पे क़यामत गुजरी है। 3 तकलीफ़ें इतनी बड़ी आई हैं जो इतनी बड़ी कभी दिल्ली ने देखी नहीं जी। एक तकलीफ़ आई कि CA NRC का प्रोटेस्ट जी, और जामिया पे पुलिस की बर्बरता जी, और उसके बाद जो मरकज़ी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत का रवैया जी। दूसरी उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आई कि दिल्ली का जल जाना जी, यानी दिल्ली के 55 लोग शहीद हुए, कितने लोग बेघर हुए, कितने लोगों का माल लुटा, उस पे ज़ख़म पे नमक छिड़क देना और मरहम भी ना लगाना इस हुकूमत का, ख़ास तौर से दोनों हुकूमतों का, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है उनका, और जिनके अंडर में नहीं भी आती है तो उन्होंने दंगा करने वालों पे तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जो बेचारे मजलूम थे जी, जो जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको नुकसान पहुंचाने में उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी जी। तीसरा जो बिल्कुल कुदरती आफत थी जिससे पूरी दुनिया परेशान हुई, यानी कोरोना जी, उस कोरोना में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया वो भी आपसे देखा नहीं जाएगा, यानी आप सुन के देख कर के दिल दहल जाता है कि आखिर जो कौम एक सरकार को वोट देकर बनाती हो, जिताती हो, और उसके बाद उस सरकार की ऐसी बेरुखी, तो इस सरकार ने तो इतना दिल तोड़ा है। अच्छा देखिए, जो कोई कमज़ोर होता है जी, तो बहुत इमोशनल होता है जी, तो ये कम्युनिटी भी चूँकि अभी बैकवर्ड है तो इसलिए बहुत इमोशनल है, और दिल्ली सरकार खासतौर से केजरीवाल सरकार ने काम ना करती कोई बात नहीं, उनका डेवलपमेंट नहीं करती, उनका एजुकेशन काम भी नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनका दिल तो नहीं तोड़ती। जिस तरह से उनके इस कौम के मजहबी रहनुमाओं को टारगेट किया गया, जिस तरह से
पूरी कम्युनिटी, पूरे एरिया को टारगेट किया गया, वो ये कौम फरामोश नहीं करेगी। और आप ये यकीन देखेंगे कि इलेक्शन में इसका आप असर देखेंगे जी। और इसलिए मजलिस को कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मजलिस उनके दिल की आवाज़ है जी। और जो मजलिस के रहनुमा हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी, वो जिस तरह से जो मजलूमों के, बेसहाराओं के जो इश्यूज पार्लियामेंट में उठाते हैं जी, वो पूरा हिंदुस्तान उसको यानी देखता है, गवाह है। मौके पर चौका मारने को आप तैयार हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के लोग नाराज़ हैं और इस नाराज़गी के बीच आप अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं। नहीं, मौके पे चौका तो खैर देखिए सियासत में तो बहुत कुछ होता है जी मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जब भी अच्छा काम शुरू हो जाए तभी बेहतर है। जी अगर आज मजलिस ने ये तहैया किया है कि जी। आज से हम अपना सफ़र शुरू करेंगे जी। और इंशाअल्लाह बेसहारा मजलूमों की और अपनी अक़लियत की आवाज़ बनेंगे, जी। तो मैं समझता हूँ कि आपकी और अल्लाह की मदद आएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को 67 सीटें मिली थी और जो इसके बाद पिछला था उसमें 62 सीटें। तो क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में MIM की कुछ सीटें निकल सकती हैं यहाँ से, दिल्ली से? देखिए MIM की सबसे पहले तो कॉर्पोरेशन का चुनाव है जी MCT का। जी MCT के चुनाव में हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि जो अभी सीटें हैं जी वो कम से कम जो बैकवर्ड और माइनॉरिटीज़ के लिए जो उनकी परसेंटेज है, जितनी तादाद है उस परसेंटेज के मुताबिक आ जाए। जी जो इस वक्त 1/3 है, जी यानी उनकी परसेंटेज 14 से 15% सिर्फ मुसलमान है दिल्ली में, जी तो 14 से 15% सीट भी होनी चाहिए। 278 में 14 से 15% का मतलब हुआ 40 सीटें होनी जी चाहिए, जी लेकिन सीटें सिर्फ 14 है। तो क्यों है, क्यों इतना लेस रिप्रेजेंटेशन है? जी वो इसीलिए है कि ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं या दूसरी सेकुलर पार्टीज़ हैं, ये सब इनका वोट तो लेती है जी लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कराती, जी इनको टिकट नहीं देती। तो इसलिए जब टिकट नहीं देती तो वो जीतते नहीं, और वो जीतते नहीं तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। नहीं, लेकिन जब अगर सिर्फ आप मुसलमानों की बात करेंगे तो दूसरे लोग आपकी पार्टी को वोट कैसे देंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। देखिए हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, जी। लेकिन हम मुसलमानों की भी बात करें। जी हम तो कह रहे हैं कि हम पिछड़ों की, गरीबों की, जी दलितों की, बेसहाराओं की बात करेंगे। जी अब इसमें बड़ा तबका मुसलमान है जी तो होने दीजिए, मुसलमान है तो हम मुसलमानों की बात करें। जब देश में कोई विवाद होता है तो उसमें ओवैसी भाइयों का नाम सबसे पहले आ जाता है। देखा यह गया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तो बहुत समझबूझ कर बातें करते हैं, लेकिन उनके भाई पर अक्सर इस तरह के आरोप लगाता है कि वो तोड़ फोड़ की बातें करते हैं। तो इस पर अगर आपसे कभी सवाल हुआ तो किस तरह से आप दफ़ा करेंगे? इसमें दिफा करने की कोई बात ही नहीं है। देखिए हिंदुस्तान एक आइन से चलता है, संविधान से चलता है, जी तो संविधान हर जगह लागू है। अगर मैं भी गलत बात करूंगा तो मेरे ऊपर भी संविधान अप्लाई होगा। जी लेकिन ये मीडिया का बाइजनेस है जी कि कोई एक बात कहीं हुई जी उसको, और वो कितने साल पहले हुई और जी। उसके ऊपर क्या हुआ उसको ना दिखा करके, और जो रोजाना लोग गालियां बकते हैं, जी खुलेआम गालियां बक रहे हैं, पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, जी और न सिर्फ गालियां बकते हैं, उस गालियों का असर भी दंगे के रूप में कन्वर्ट देखते हैं आप, जी फिर भी उन पर कुछ नहीं होता। तो ये तो एक इम्प्रपोर्शनेट बात है, जी। इसमें दिफा करने की कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि ये मुल्क बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन से चलता है जी और उसी से चलेगा, और उसी में रह करके हमारे इस मुल्क की भी सालमियत और इस मुल्क की बका है। दिल्ली की जिम्मेदारी आपको मिली है, लेकिन अगर पार्टी ये चाहेगी कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली से बाहर भी आपको जाना पड़े तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ। जी। जब मैंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया जी तो अब मैं उसकी हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। जो मुझे हमारे रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुझे हुक्म फरमाएंगे वो मुझे उसको हुक्म, जब तक मैं पार्टी में हूँ मुझे उसको मानना होगा। आपने इस मसरूफियत के बीच हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।